किया? नहीं दिया। कहां से देगा? है ही नहीं। गपुड़े जा रहा है। हुआ करती थी, वेदों की पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी। सुन लिया, वेदों की पढ़ाई और लिखाई भी होती थी। आप जानते हैं कि सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा है? 1837 में। गुप्त वंश का इंस्क्रिप्शन किसने पढ़ा? फ्लीट ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1818 में पढ़ा। अब बताइए, ये वेदों की पढ़ाई और लिखाई करवाते थे बुद्ध से पहले। लिखित में कुछ मिला है आज तक? सिंधु घाटी सभ्यता का मिल गया, जिसका हम आज तक नहीं पढ़ सके। लेकिन ये किस चीज पर क्या लिखवाते थे, किस चीज पर क्या पढ़वाते थे, कहाँ पे रहते थे, किस गुरुकुल में पढ़ाते थे, उसका सड़ा हुआ मड़ई का टाट का एक पत्ता आज तक नहीं मिला। पता नहीं ये जाके झाड़ियों के बीच में घुस के पढ़ाते थे क्या, कहीं खोद उद के? जैसे चूहा जो है बिल खोद लेता है, भीतर घुस जाता है, ऊपर से किसी को दिखाई नहीं देगा। पता नहीं कहाँ पढ़ाते थे ये, आज तक नहीं पता चला। भाई सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई, नालंदा मिल गई, उड़ानपुरी का खुदाई होकर मिल गया, तिलहारा मिल गया, अवंतपुरी मिल गया, अवंतिका का मिल गया, वड़नगर मिल गया, इतने सारे मिल गए, विक्रमशिला मिल गया, लेकिन ये पता नहीं कहाँ पे पढ़ाते थे। आज तक उसका सड़ा हुआ झाड़ का एक टुकड़ा जो है सड़ा हुआ भी नहीं मिला। 8000 साल पहले के जौ के सड़े हुए दाने तक मिल गए, लेकिन इनका आज तक नहीं मिला। पता नहीं कहाँ पढ़ाते थे। और ये बंदा आके बता रहा, हम लोगों को बताएगा कि कौन जलाया था। सुन लीजिए, बस यहाँ पे ये गलत हो गए क्योंकि ये बुद्धिस्ट हैं, तिब्बतियन हैं, और वो सही बात लिख दिए हैं, इसलिए वो गलत हो गए। और सुनिए आगे इसकी कहानी। रामायण महाभारत के अंदर तीर से आग निकलती थी कि नहीं निकलती थी? एक तरफ आप कह रहे हो कि मतलब गजब ही चल रहा है भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल है। सुन लिया आपने? नेक्स्ट लेवल है, इसीलिए इसको नहीं मानेंगे। तो भाई साहब ये किताब है तारानाथ की, उस तारानाथ ने इस घटना के कम से कम 450 साल बाद ये बात लिखी। हो सकता है कि उसे एक सपना आया हो। क्या कहा? उसे सपना आया हो? तो 400 साल का चेहरा यही है कि जब सबूत की बात आएगी तो वहां पे क्या कहेगा? इनको सपना आया है। 400 साल बाद नोट्स हैं। अभी कपूड़े को ये बताना चाहिए कि भारत में जो वैदिक काल पढ़ा रहा था शुरू में हम लोगों को, उसके कितने साल बाद जो है किताब लिखा गया है जिसको सही मान के वैदिक काल पढ़ा रहा है? बता भाई हमें। इसको रामायण और महाभारत के घटना होने के कितने साल बाद किताब लिखा गया, उपनिषद कितने साल बाद लिखा गया है कि उससे उतने समय पहले की ये घटना मान रहा है? बता भाई। आज तक इनके किसी किताब में हिंदू शब्द नहीं आया है। तो ये इनका दोहरा चरित्र होता है दोस्तों, कि दूसरे पर हम इसका सबूत देंगे कि वो कैसे सही है, लेकिन अभी इनकी और कपूड़े लीला सुन लेते हैं, फिर हम इनकी ना खींच देंगे ऊपर से नीचे तक। पूरी जो गपोड़ इन्होंने फैला के रखी हुई है सब खींचेंगे। और यही तो हमारे हिस्टोरियंस की काबिलियत है, यही तो कारण है कि हमारे इनके हिस्टोरियंस की यही काबिलियत है कि दूसरे पर दिमाग लगाएंगे, अपने किसी चीज पर नहीं लगेंगे, अपने से हर चीज को बाय डिफॉल्ट सही मानेंगे। ये इनकी काबिलियत है। दिखा काबिलियत के अंदर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज की आज भी जरूरत है। हम क्यों हाँ जरूरत है। IIT में पढ़ के आए हैं, IIT में पढ़ के आए हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। अब कैम्ब्रिज में पढ़ के आएंगे, अब जो है ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आएंगे। और ये जितनी भी किताबें जो फाहियान और वेंसोंग की मैंने दिखाया, वो सब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के ही यूनिवर्सिटी में लिख के बैठे हुए हैं सब, कि भाई गुप्त वंश जो है वो बौद्ध था, हिंदू नहीं था। हर्षवर्धन शैव नहीं था, हिंदू नहीं था, वो भी बौद्ध था, वही लिख के बैठे हुए हैं। पढ़े हो कभी? दिमाग कभी इस्तेमाल किए भी हो? नहीं करेंगे ना। ये ब्राह्मण जो है अपना सारा दिमाग लगाता है दूसरे पे, अपनी हर एक गलत चीज को बाय डिफॉल्ट सही मानता है। ये भारत के ब्राह्मणों की DNA में घुस चुका है, याद रखिएगा। 99.9% ब्राह्मण के दिमाग में ये चीज घुस चुका है। अब आगे सुनिए। चाहते हैं कि हमारे देश में भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज बने, उन्हें सही मायने में रिसर्च करने का लाभ हो। अच्छा, ये नहीं करेंगे रिसर्च, ये गपोड़ पढ़ाएंगे। रिसर्च अब बहुजन लोग करें, उनके लिए ऑक्सफोर्ड और सब चीज करें, ये नहीं करेंगे, ये गपोड़ ही पढ़ाएंगे। पेंग शेम जोंग जो है, जिसका सुम्पा खान जो लेखक है, बुद्धिस्ट हैं, ये भी 1704-88 के बीच में थे। इन्होंने जब किताब लिखी तो इन्होंने सेम बात लिखा कि नालंदा को इन्हीं ब्राह्मणों ने, जो हिंदू जिसको कह रहे हैं, यही लोगों ने चलाया है। इन्होंने लिखा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये भी 600 साल बाद की है, तो हम इसको भी नहीं मानेंगे। लेकिन हम 15वीं सदी के जो वेद है उसको आज से 3000 साल पहले का मान के वैदिक दावा किया गया था कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच में संघर्ष हुआ और हिंदू कट्टरपंथियों के द्वारा नालंदा को जला दिया गया। मतलब तिब्बत के जो दोनों स्क्रिप्चर जहां पे बुद्धिस्ट माइग्रेट करके गए थे, वो अपनी बात कह रहे हैं, उनकी बात नहीं सुने, इनकी सुन ले गपुड़ गाथा की। हो या पिंग पोंग पोंग जो भी है उसकी किताब हो, ये दोनों ही उस घटना के लगभग 400-500 साल बाद लिखी गई। ये बिल्कुल से पहले हिंदू था, वो कितने साल बाद लिखी गई? वेद कितने साल बाद लिखे गए कि वेद को वैदिक काल मान के पढ़ा रहा है? इस पर कहेंगे उतना चीजें भूलते जाएंगे, हम जितने कहेंगे पीछे उतने भूलते जाएंगे, लेकिन वेद में या उपनिषद में नहीं। स्मृति के लिए है ये सब, बुद्धिज्म पे रिसर्च करने के लिए सारी चीजें दिमाग, हाँ सुनी सुनाई मेमोरी से प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये कह रहा है कि 500, 600 साल, 400 साल बाद अगर
अगर ये लिखी गई है तो इन्होंने सुनी सुनाई बात को रिप्रोड्यूस किया, इसलिए नहीं मानेंगे। लेकिन ये अपने आज से 3,500 साल पहले वेद था, वैदिक काल था, वो सुनी सुनाई बात को मानेगा। देख लिया आपने ऐसा दोहरा। तो ये व्यक्ति जो है बाकी चीजों को बाय डिफॉल्ट मानेगा, लेकिन बुद्धिज्म जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं उनकी बात को नहीं ऑथेंटिक मानेगा, उसमें सारा दिमाग लगा देगा 400-500 साल। लेकिन क्या इनके पास कोई ऐसा सबूत है? समकालीन थे फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग, उनकी वो तो समकालीन थे, उनकी बात काहे नहीं मान रहा भाई? वो कहाँ लिख के गए हैं कि गुप्त काल और हर्षवर्धन काल जो है हिंदू थे? कहानी गढ़ रहा है, वो कहाँ लिख के गए हैं कि वेद पढ़ाई होता था, ये पढ़ाई होता था, वो पढ़ाई होता था? आगे सुनिए फिर इनकी बजाते कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ राइटअप देख लेंगे, उससे प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश में भी यही हो रहा है। इसलिए अच्छा। जो उस समय था, अब अपन उस पर चलते हैं। हाँ, अब ये बताएंगे जो उस समय था। सुना भाई, देखिए मतलब ये हुआ कि उस समय की किताब, जिस समय बख्तियार खिलजी ने इसको खत्म किया था। हाँ, बख्तियार खिलजी के समय की किताब लेके आए हैं, दिखाएं। उस समय एक मौलाना ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिनहाज उल दीन, है ना, सॉरी तबकात ए नासिरी। उसमें लिखा है मौलाना मिनहाज उन दिन ही थे, किताब था तबाकत नासिरी। हाँ। कि नालंदा को बख्तियार खिलजी द्वारा जलाया और नष्ट किया गया। इसमें उल्लेख है, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लाके यहाँ चिप दिया है बंदे ने, समझ ना, इसने किताब ही नहीं पढ़ी है तबाकत नासिरी। मैं बता रहा हूँ ना, इस बंदे ने किताब ही नहीं पढ़ी, वहां पे कहीं ये बात ही नहीं लिखी हुई है। हाँ सुना भाई, बख्तियार खिलजी 200 घोड़ों के घुड़सवार दल के साथ आया, नालंदा पर हमला किया और स्थानीय भिक्षुओं के, ब्राह्मणों के सिर मुंडवाकर उन्हें मार डाला। देखिए नालंदा पे हमला किया, कहीं लिखा है? उसमें लिखा ही नहीं है कि नालंदा का नाम ही नहीं है उसमें दरअसल। और फिर क्या करेगा, ये बगल में पढ़ के सुना देगा और सुनाएगा, और फिर इसका मुंह बन जाएगा, और फिर मुंह बन जाएगा, फिर इधर उधर टाल मटोल करके फिर कहेगा नालंदा बख्तियार ने जला दिया। दरअसल उसमें कहीं नालंदा का नाम ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से गपोड़ लेके चले आते हैं। क्या लगता है? स्थानीय ब्राह्मणों, ब्रैकेट में लिखा है भिक्षुओं, ध्यान से देखिएगा, खुद लिखा हुआ है स्थानीय ब्राह्मणों, ब्रैकेट में भिक्षुओं के सिर मुड़वाकर उन्हें मार डाला। जबकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि वहां पे जो ब्राह्मण थे वो सिर मुड़े हुए थे, यानी बौद्ध भिक्षु को ही ब्राह्मण कहते थे सब। ये जितने ईरानी उरानी थे, बाहर के थे, वो क्या कहते थे? भारत के लोगों को वर्ण व्यवस्था की उन लोगों की था। तो ये कहानी इसने ध्यान से पढ़ की बात कर रहे हैं, भिक्षु की बात नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए, आगे सुनिए, फिर हम दिखाते हैं। मिनाजुद्दीन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ऐसी जगह को आग लगाई गई जिसे कॉलेज कहा जाता था। भाई आग लगाई गई जिसको कॉलेज, कहाँ लिखा है भाई? दिखा दे, हमें चैलेंज देता हूँ, यहीं पे दिखा दे भाई मेरे, कहाँ लिखा हुआ है कि आग लगा दी? दिखा दे मेरे भाई, दिखा दे। अरे की तवस्थी ब्राह्मण, दिखा दे, एक जगह तो दिखा दे कहाँ पे लिखा है कि आग लगा दी उसने नालंदा में, बख्तियार ने नालंदा में आग लगा दी। एक जगह तो दिखा दे मुझे। और क्या बोल रहा है? हम मानेंगे एक मुस्लिम की बात। तो हम ये कौन बोलते हैं? मिनाजुद्दीन, जो उस समय थे। हाँ उस समय थे, इनको पता ही नहीं है उस समय थे। 1260 में 1260 के बीच की जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको लिखा है उस मौलाना ने, मिनहाज उद्दीन ने, 1260। और नालंदा जिसका क्लेम ये लोग कर रहे हैं ये है 1197 कॉमन एरा का। तो उस समय थे, वो बात तो ठीक है, लेकिन हम एक और जानकारी दे दें कि ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है। मिनाज उन दीन थे, वो कभी भी नालंदा खुद नहीं विजिट किए थे, और वो एक्चुअली में चले गए थे ओडांतपुरी, बंगाल में गए थे। वहां पे उनको 2 लड़के मिले थे, मुस्लिम लड़के मिले थे, और वो उन लोग से समकालीन दिखाएंगे, समकालीन 810 एडी से लेके 1260 एडी के बीच की घटना है। फैक्ट क्या है इसका? तो बख्तियार खिलजी नालंदा में कभी गया था और आग लगाकर नालंदा को नष्ट किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है तबाकत नासिरी में कि नालंदा गया था आग लगा के नष्ट किया, कहीं नहीं लिखा है उसमें। अब कैसे? तो ये देखिए, लेफ्ट साइड में इंग्लिश वाला है और राइट साइड में हिंदी भी लगा दिया हूं। हमारे दर्शक जो हैं हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और देखिए क्या लिखा है, ऊपर लिखा है, हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं मैं। रक्षात्मक कवच में 200 घुड़सवार के साथ और अचानक उस स्थान पर हमला कर दिया। फरगना के 2 भाई विद्वान व्यक्ति थे, एक निजाम उद्दीन, दूसरा शमशाद उद्दीन। वो दोनों कहानी सुनाए थे, मोहम्मद ए बख्तियार की सेवा में थे। वो बख्तियार की सेवा में थे, ये दोनों सैनिक थे। और इस पुस्तक के लेखक की मुलाकात वर्ष 641 में 641 ईस्वी में हुआ। यानी घटना ये जो क्लेम कर रहे हैं 1197 की, और उसके कितने साल, उसके 44 इयर्स बाद वो 2 लड़के मिले थे मिनहाज उद्दीन से, और तब वो लखनवासी, मतलब बंगाल की बात चल रही है, तब उनसे मिले थे, और तब ये विवरण उसी का है। यानी ये कहानी खुद मिनहाज उद्दीन ने नहीं देखी थी, ये उनको 2 लड़के सुनाए थे। और किले में प्रवेश द्वार, महाविहार नहीं बोल रहा है, फोर्ट बोल रहा है,
पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। आग लगाने का नहीं जिक्र आ रहा है, हमला शुरू कर दिया। उस समय मोहम्मद ए बख्तियार ने अपनी निडरता के बल पर खुद को पीछे छोड़ दिया उस स्थान का प्रवेश द्वार, और उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। अब उस किले पर पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया और बड़ी लूट हासिल की, वहां पे लूट मार की, यानी कि वहां पे धन वगैरह जो होगा उसको लूट किए। भाई यूनिवर्सिटी में जाके क्या लूट करोगे, किताब लूटोगे? तो फिर कहता है उस स्थान के निवासियों में बड़ी संख्या में ब्राह्मण थे और उन सभी ब्राह्मणों ने अपने सिर मुड़वाए थे। अब ये क्या कहते थे, बमन शमन को सब कुम्हाड़। तो अभी ये बंदा जो कह रहा था ना कि ब्राह्मणों ने नहीं जलाया, मैं आपसे क्या कहता हूं कि 12वीं 13वीं सदी तक भी ब्राह्मण किसको कहा जाता था? तो ब्राह्मण कहा जाता था जो बमन शमन थे, उनको ही ब्राह्मण कह दे रहे थे। कौन लोग कह रहे थे? तो मुस्लिम आएगा वो कह देगा, मुस्लिम वर्ण व्यवस्था पार्सियन में देखा था, वो सबको ब्राह्मण कह देगा, लड़ाई करने वाले को छत्री कह देगा। वो सब इंडिकेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। लेकिन किसके लिए? भिक्षु के लिए। इनके जो ब्राह्मण थे वो कौन थे? तो उन्होंने कई हिंदुओं को बुलाया ताकि वे उन पुस्तकों के आयात के संबंध में, उन्हें वहां बड़ी संख्या में पुस्तकें थीं, और जब वे सभी पुस्तकें मुसलमानों की निगरानी में आ गईं तो उन्होंने कई हिंदुओं को बुलाया ताकि वे उन पुस्तकों के आयात के संबंध में उन्हें जली में आग लगा दी और आग लगा के जला दी। ये इतना गपोड़ा व्यक्ति ने, इतना गपोड़ा, और बोल रहा हूं उनके समकालीन लिखा हुआ है, उसको पढ़ के सुनाए कि भाई इस किताब में यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसने किताबों को लाइब्रेरी में आग लगा दी और आग लगा के जला दी। ये इतना गपोड़ा व्यक्ति ने, इतना गपोड़ा, और बोल रहा हूं उनके समकालीन दिखाऊंगा, समकालीन। और बात ये है ना, आप किताब बस खोल के इनको पढ़ा दीजिए कि भाई दिखा कहाँ इसमें, समकालीन दिखाएंगे। तारानाथ गलत है, सारे बुद्धिस्ट लोग गलत हैं, शोम्पा खान गलत है, सब लोग गलत कि आ लो भाई आके पढ़ के जरा हमको सुनाओ इसमें क्या लिखा हुआ है इस किताब में। तो क्या लिखता है कि उन्होंने कई हिंदुओं को बुलाया ताकि वे उन पुस्तकों के आयत के संबंध में उनको जानकारी दे सकें, लेकिन सारे हिंदू मारे गए थे। पढ़े हैं, उसको जानकारी लिए कि उस सब किताब से पता चला कि ये पूरा जो किला था ना, ये एक तरह से एक महाविहार था। इस कॉलेज को मतलब यहाँ बिहार कहते हैं, उस सब मदरसा अपना कहते हैं, अनुवाद में थोड़ा वैसे कच्चा हुई थी ओडांतपुरी की। ओडार जो है लखनवासी पहुंचा, पेट में दर्द हुआ, मर गया। तो अब एक दिन घोड़े पे यात्रा में शाम को अचानक से कैसे कोई बिहार नालंदा से तो बंगाल कोई नहीं पहुंच पाएगा घोड़े से, समझ रहा ना? ये सारी जानकारियों से ये निकाला, इनके ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे करते करते। और सुनिए जरा आगे, और सुन लीजिए। द्वारा ये काल अच्छा, किया गया था। हजारों अब हंसी आ रही है भाई, अब हंसी आ रही है। संख्या में भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों पर चले गए। इस इंटरेस्टिंग बात सुनिए। हाँ, अब बाबा साहब का एक कोट दिखाया, जो ये क्या करते हैं सब, ये कोट जो है इस तरह का जो भी कोट बना के दिखाया ना, समझिए कि बाबा साहब को बदनाम करने वाले कोट है। देखिए उसका सहारा लिया इसने। इस तरह का कोट बाबा साहब का फोटो लगा देगा या इसका फिर लिख देगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, छोटा सा चेरी पिकिंग काट के उसको उठा के बंदे ने अपने रेफरेंस में शामिल किया। सोच लीजिए इनके जो है क्वालिटी क्या है। अब इसमें क्या लिखा है, बाबा साहब लिख रहे हैं कि भारत से भिक्षु जो है नेपाल और तिब्बत में गए, ये दिखा तो रहा है लेकिन इसका प्रयोग हिंदू मुसलमान में कर रहा है कि मुसलमानों ने नष्ट किया। आप देख लीजिए ध्यान से, इसका ये गलत दुरुपयोग कर रहा है। जबकि इस बात के बाबा साहब की इस इतनी बड़ी बात लिखी है उन्होंने कि भागकर नेपाल और तिब्बत गए, यानी कि तिब्बत के जो स्क्रिप्चर होंगे वो सही बात बोल रहे होंगे। इसका यही मतलब निकलेगा ना, बाबा साहब इस बात को एकदम सही कहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने जलाया तोड़ा फोड़ा जो भी किया, लेकिन भिक्षु तिब्बत में गए थे तो तिब्बत में उनके वंशज, उनके बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से कि इसको किसने जलाया है। ब्राह्मण का बच्चा क्यों नहीं जाना? ब्राह्मण ने तो एक जगह भी कहीं नालंदा का जिक्र तक नहीं किया। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी भाई कि पूरे ब्राह्मणों में एक ईमानदार ब्राह्मण नहीं हुआ? एक ईमानदार ब्राह्मण पूरे भारत में नहीं जन्म लिया जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देता और बताता कि भाई देखो हमारे यहाँ वेद वेद। अच्छा सुनिए आगे इनकी फिर कहानी, इनकी हम देखते हैं ना क्या कपोड़ रहे हैं, आइए सुनते हैं। कई स्थानों पर चले गए। इस इंटरेस्टिंग बात सुनिए। नालंदा में बौद्ध और वैदिक दोनों ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। अब ये बंदा जो है सेकेंडरी और प्राइमरी एविडेंस की खूब बात करेगा, और देखिए ये खुद सेकेंडरी एविडेंस दिखा रहा है, किसी ने गपोड़ दिया है कहीं पे और उस गपोड़ को उठा के ये फैक्ट के रूप में दिखा रहा है। कह रहा है कि बौद्ध और वैदिक दोनों पढ़ाई होते थे। तो भाई विदेश से तो सब लोग आए थे, बुद्धिस्ट का पढ़ के गए थे, बुद्धिस्ट बन गए, तो बाहर से कोई आया होगा तो वैदिक भी पढ़ के गया होगा, तो अपने देश को वैदिक भी बनाया होगा। है कोई सबूत?
कहां से पता चला? अरे जब नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने आज तक अपने किसी स्क्रिप्चर कहीं पे जब मेंशन ही नहीं किया, तिब्बत के बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाते रहे कि उसको देखो ब्राह्मणों ने जला दिया, तीर्थकों ने जला दिया, तो उनके बच्चे किताब को लिख दिए, तो भाई आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाने वाले थे। जब वेद पढ़ाया जा रहा था काहे नहीं लिख दिए कि आपका एक यूनिवर्सिटी था उसको मुस्लिमों ने जला दिया? काहे नहीं लिखे भाई? बता दे। जब वहां पे ये किताब अभी शेयर किया था स्क्रीन जहां पे लिखा था ब्राह्मण ब्रैकेट में बौद्ध भिक्षु, तो भाई एक बता दे कि वहां पे वैदिक जो ब्राह्मण पढ़ा रहा था तो त्रिपिटक पढ़ाएगा ना, वो तो बौद्ध भिक्षु है। वैदिक में लिखा है, वेन सॉन्ग ने लिखा है कि अथर्ववेद सहित सारे वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वाह रे वाह, Says the Hinsang include the scriptures of Mahayana and Hinayan schools, logic, grammar, and medicine, as well as such purely Brahmanical text as the Vedas, including Atharva Veda. वेन सॉन्ग ने एक जगह भी ये शब्द प्रयोग ही नहीं किया है ब्रह्मैनिकल स्क्रिप्चर्स या ब्रह्मैनिकल कोई वेदा, ऐसा एक शब्द नहीं प्रयोग किया आज तक। न उन्होंने ऋग्वेद का नाम यूज किया, न अथर्ववेद का यूज किया, न यजुर्वेद का, न सामवेद का। चारों में से किसी का नाम तक नहीं है। इन्होंने क्या किया है इन लोगों ने कि वेन सॉन्ग की किताब का गलत मीनिंग निकाला और गलत मीनिंग निकाल के सबको बेवकूफ बनाया है, सबको बेवकूफ बनाया। हम अभी चर्चा करेंगे कि नालंदा को किसने जलाया, उस पर करेंगे। नालंदा में चारों वेद के साथ अथर्ववेद भी पढ़ाया जाता है, वेन सॉन्ग ने कहा है। इनका ये क्लेम था ना। फैक्ट क्या है, वेद अलबरूनी के समय तक भी नहीं लिखे गए थे, तो पढ़ाई क्या खाक होती थी? कहाँ पढ़ाते थे भाई? झाड़ियों के पीछे छुप के पढ़ाते थे क्या कि कोई सुन न ले? अभी बताऊंगा। ये तो अपने गाय के सामने नहीं पढ़ाते थे, वेद नहीं खोलते क्या? तो अवस्थित कुछ भी कपोड़ दोगे तो क्या तमाशा, नाम ही नहीं लिया है ना ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का। ये सब अनुवाद में खुद से ही बोल देते हैं कि ऋग्वेद की बात चल रही है, यजुर्वेद की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। वेद कह रहा है। और ब्राह्मण वमण शमण जो होते हैं उसमें ही वमन को ब्राह्मण ब्राह्मण ट्रांसलेट किए हो, तो काहे अपना पिताजी जबरदस्ती उसमें खोजने लगते हो भाई? आगे देखिए, इनको दिखाता हूं मैं सबूत। ये देखिए, ये क्या करते हैं, ये पेज दिखाते हैं वेन सॉन्ग का जो शुरू में समराइज करके किसी ने थोड़ा सा लिखा है। यही पेज खोल देंगे और कहेंगे देखो इसमें लिखा है द ब्राह्मण लर्न्स द 4 वेदा, तो इसको दिखा के कहेंगे देखो ब्राह्मण 4 वेद पढ़ता था। फिर आगे कहेंगे द फर्स्ट कॉल्ड सौ। अब बताइए ब्राह्मण जो है, यहाँ ब्राह्मण कौन है? तो बमन है, बमन शमन को ब्राह्मण कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बता भाई, 4 वेद तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद होता है ना, लेकिन ये तो कह रहा है कि द फर्स्ट कॉल्ड सौ। जब वो वेद लिख सकता था तो वेद का नाम भी तो लिख सकता था ऋग्वेद। वो कह रहा है कि पहला को साउ कहते हैं। अब एक घंटाल बना रखा है क्या भारत के इतिहास को इन लोगों ने? एकदम घंटों थे, तो वेद का चारों का नाम भी तो लिख सकता था। क्या कह रहा है? द फर्स्ट कॉल्ड सौ। आगे क्या लिखता है? लॉन्गेविटी। और ब्रैकेट में अनुवादक जो है क्या लिखता है? तो आयुर्वेदा। मतलब इतना बड़ा घंटोल। अबे पहला जब लिख रहा है कि पहला वेद जो है उसको कहते हैं द फर्स्ट कॉल्ड साउ, तो तुमने अपना पिताजी ऋग्वेद लिखते था बे, आयुर्वेद ब्रैकेट में करके लिख रहा है। ब्रैकेट मतलब समझते हैं हुआ करता था क्या? एकदम घंटो, तो इसको ब्रैकेट करके लिख दिया यजुर्वेदा। लीजिए एक और बन गया। घंटोलों को देख लीजिए कि जब वो वेद शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो लिख दे थर्ड कॉल्ड पिंग। वो पिंग हुआ करता था क्या? का नाम है शु, अशु का थी। और 7वीं सदी में और शब्द क्या है पहले वाले का? तो चिकित्सा निकल रहा था, इन्होंने जबरदस्ती आयुर्वेद बना दिया। उपासना निकल रहा था, उसको वेद बना दिया। और अब बता रहा है कि उसमें ये पढ़ाई होती थी। ये स्टेटमेंट सुन के एक बार खुल के हंस लीजिए। अब खुल के हंस लीजिए, मतलब पूरा पेट फाड़ के हंस लीजिए। अब ये वाला स्टेटमेंट सुन के सबूत आप देख चुके हैं। कर है अथर्ववेद, अरे नाम तक नहीं लिया है। आगे सुनते हैं। अगर तीर्थिका ही ब्राह्मण थे तो फिर उनको ब्राह्मण वर्ड यूज दिया जाता। तो फिर भाई साहब क्या कर रहा है? तीर्थिका अगर ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण शब्द दिया जाता। अरे भाई, ब्राह्मण शब्द उस समय बुद्धिस्ट के लिए होता था। खुद ये लिख के गया है, खुद ये इससे पहले दिखा रहा था कि ब्राह्मण मतलब ब्रैकेट में बौद्ध भिक्षु। और जिस मुएद्दिन की बात कर रहा था, मौलवी की, तबाकते नासरी की, वो भी लिख के गए हैं कि वहां ब्राह्मण थे, सर मुड़ाए हुए थे। यानी ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं को कहा जा रहा। वो विदेशी थे जो यहाँ के बमन शमन बौद्ध भिक्षु सबको जो पढ़ता लिखता सबको ब्राह्मण बोलते थे। वो सब बोलते थे, यहाँ के लोग नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था यहाँ का। और आम आदमी था, उसको हिंदू बोल देते थे। तो ये घंटोलगिरी हम लोगों को मत पढ़ाओ। ये तीर्थिका कौन था अभी किताब खोल के दिखाऊंगा मैं।
सुन लीजिए पहले इनकी उनको कहानी। तीर्थिका अलग से क्यों बोला, एंड बोला ना, इसका मतलब अच्छा, ये नॉन ब्राह्मण थे, लेकिन हाँ तीर्थिका बोल रहा है कि नॉन ब्राह्मण थे। अभी खोलता हूँ किताब। इन तीर्थि देखिए ब्राह्मण एंड इक्वल नंबर ऑफ तीर्थिकास टुक अप। ब्राह्मण एंड, अरे भाई ब्राह्मण यहाँ बुद्धिस्ट को कहा जा रहा है ना, बुद्धिस्ट का शब्द है। पढ़े नहीं हो का? धम्मपद नहीं पढ़े हो का? बमन वग्गो शमन वग्गो नहीं पढ़े हो क्या? अरे पढ़ ले भाई, काहे कब तक बेवकूफ बनाता रहेगा बुद्धिज्म के बमन शब्द को उठा के अपना। आज की डेट में इन्होंने अपने को ब्राह्मण कहना शुरू किया है, बुद्धिस्ट के वो शब्द उठा के। उस समय ये तीर्थिका होते थे, बुद्धिज्म को खत्म किया, उनकी पोस्ट पर उठा के बैठ गए। अब बताइए, भारत में जो राजा होते थे उनको मार काट के मुस्लिम जब आया तो उस पोस्ट पे बैठ गया, कहा हम राजा है, राजा की पोस्ट होती है लिया। वैसे इन्होंने ब्राह्मण शब्द पे कब्जा कर लिया। देखा कि मुस्लिम सब ब्राह्मण कहता है तो चलो हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो ये इनकी नौटंकी शुरू हुई है, आप ध्यान से देखते दैट जाइए। मींस ब्राह्मण और तीर्थिकास, यानी कि अच्छा, ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई था तीर्थिका। हाँ, अगर आप ब्राह्मणों के अतिरिक्त था तो बमन जो है, बमन शमन, इन्हीं को कह रहे थे। मुस्लिम जो है ब्राह्मण कह रहे थे। तीर्थिका किस कौन थे? आपके पुरखे थे तीर्थिका, आग आपके लगाने वाला पुरखे। भी कोई था, अगर ये चमत्कार करने वाला भी कोई था। कैसे कैसे आग लगाया था भाई? कौन काम किया था? आग लगाया था, यज्ञ किया था ना। बोल दो एक बार, खुल के बोलो ना, आग कैसे लगाया था? वहां तो बड़ा कहानी बोल रहे थे, सपने आया था। अरे बोल दे भाई, आग कैसे लगाया था? माचिस जलाया था, लाइटर जलाया था? अबे जब यज्ञ किया था तो यज्ञ कौन जाति करती है भाई? तीर्थिका में जैन तो यज्ञ नहीं करते। और कौन करता है भाई यज्ञ? यज्ञ कौन करता है? बौद्ध भिक्खु तो नहीं करते। कौन करता है यज्ञ? बता, हम दिखाते हैं ना इनको सबूत। इन्होंने बहुत गपोड़ लिया, गपोड़ने की हद होती है ना, गपोड़ने की। अब ये बता रहे थे कि वेद पढ़ाया जाता है। ये फिर से हमने उसी नालंदा विश्वविद्यालय का इत्सिंग का नोट्स खोला है, और जहां पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। खुद वेनसोंग लिखते हैं कि वृद्ध हो युवा शास्त्रार्थ के समय सब मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो लोग प्रश्नों का उत्तर त्रिपिटक के द्वारा नहीं दे सकते, उनका उतना अधिक अनादर होता है, मारे लज्जा के किसी मुंह नहीं दिखाते। वो बोल रहे हैं कि शस्त्रार्थ जब होता था तो त्रिपिटिका को ही नालंदा विश्वविद्यालय में आधार बनाया जाता था, और वो सत्य की परिकाष्ठा होती थी कि त्रिपिटक पर खरी उतर रही, जैसे आज कहते हैं ना साइंस पर ये आपकी बातें खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, उसी तरह उस समय त्रिपिटिका उस समय का सच था, त्रिपिटिका के आधार पर खरी उतर रही। तो इनका वो जो क्लेम था कि नालंदा विश्वविद्यालय में वेद, वो एकदम झूठी बात है। त्रिपिटक पढ़ाया जाता था, सारी चर्चा उसके ही है, कोई वेद फेद नहीं है, त्रिपिटक ही सीखने सब लोग आते थे। ये बोल रहे थे। इनका दो क्लेम था, बीच में शंकराचार्य की इन्होंने चर्चा की थी, और इन्होंने कहा था कि इनके ब्राह्मण होते थे। अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में लिख रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद तो पढ़ते हैं। तो क्षत्रिय जाते थे क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ने? पर उन्हें किसी दूसरे को, यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, उसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाधीश के पास ले जाते, उसकी जीभ काट दी जाती है। 12वां चैप्टर में अलबरूनी ने लिखा, बार बार ये कई जगह इसने इस बात को लिखा है कि 11वीं सदी में भी ब्राह्मण वेद किसी को नहीं पढ़ाता था, वैश्य और शूद्र को नहीं पढ़ाता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में वेद किसको पढ़ाएगा बे? किसको पढ़ाता था फिर? है कहानी कर रहे हैं यहाँ पे कि वेद पढ़ाई होती थी। पूरे इतने लोग आए गए, किसी ने नहीं बताया। अलबरूनी तक ने भी आपने लिख दिया है कि देश की 90% जनसंख्या से भी ज्यादा, बताइए, वैश्य और शूद्र ही तो सबसे बड़ी जनसंख्या थे ना, 90%। आप ले लीजिए, आज की डेट में लीजिए, ब्राह्मण क्षत्रिय को मिला दीजिएगा तो दोनों मिला के भी मुश्किल से 7%, 6% पहुंचेंगे। देश की 95% जनसंख्या को जब वेद ही नहीं पढ़ना था तो वहां बैठ के किसको पढ़ाता था? एकदम झूठ बोल रहा था। अरे ये वेद तो लिखे ही नहीं थे। नीचे देखिए ना, नीचे का पैराग्राफ, ब्राह्मण लोग वेद को लिखने की आज्ञा नहीं देते हैं क्योंकि इसका उच्चारण विशेष ताल स्वरों से होता है। बताइए, वे लेखनी का प्रयोग इसीलिए नहीं करते कि कहीं कोई अशुद्धि या लिखित पाठ में कोई अधिकता या न्यूनता, ये लिखना तक नहीं जानते थे कि उसमें क्या है वो लिखेंगे। तो चोरी करके आए थे क्या? है कहीं से कोई किताब दूसरी भाषा का उठा के लेके आ जाओ, पता नहीं है क्या है, कैसे लिखना है। तो ये इनकी कहानी है। असल कहानी जो मैं बोल रहा था, ये देखिए सबसे ऊपर वाला देखिए, ये क्या लिखता है, ध्यान से देख लीजिए। इसमें कहता है, उनका विश्वास है, ब्राह्मणों का विश्वास है कि वेदों के कुछ एक वचन ऐसे हैं जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं, क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे स्त्रियों और गायों या भैंसों के गर्भपात हो जाते हैं। इसीलिए उनको पढ़ते समय वे घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई न कोई भय दर्शक निषेध न लगा हुआ हो। तो जो व्यक्ति गाय के सामने, अपनी स्त्री के सामने, अपनी भैंस के सामने वेद नहीं पढ़ता था, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में बैठ के वेद पढ़ा रहा था। कहानी कपूर रहे हो हैं?
ये 11वीं सदी की बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो 12वीं 13वीं सदी की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये बातें आ रही हैं। सब लोग देख लीजिए ये कैसे जो है फेक न्यूज फैलाया जा रहा था। अभी तीर्थिका की जो बात किए थे, ये देखिए ये सबूत तीर्थिका का है। इनका हमने सबसे फेमस डिक्शनरी वामन शिवराम आप्टे का खोल दिया, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। और ये देखिए तीर्थिक शब्द जो है यहाँ पे, तीर्थिका क्या लिखा है, इसका मतलब पुलिंग। तीर्थयात्री वह सन्यासी ब्राह्मण जो तीर्थों के दर्शनार्थ निकला हो। पंडा, पंडा को कहते हैं तीर्थक। ये हम लोगों को क्या समझा रहा था उस समय से कि कोई और शब्द आता है ब्राह्मण के अलावे। ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं को कहते थे। ये आपकी डिक्शनरी जो है सबसे फेमस डिक्शनरी है इनकी, वामन शिवराम आप्टे की, संस्कृत में इसको कहा जाता है सबसे बेहतर माना जाता है। वो डिक्शनरी बता रही है तीर्थिक का मतलब होता है वह सन्यासी ब्राह्मण जो तीर्थों के दर्शनार्थ निकला हो। पंडा, पंडे की बात आ रही है। तभी वो यज्ञ करके आग जला रहा था और तभी उसको तीर्थिक कहा जाता था। कहीं लिखा है तीर्थिक का मतलब जैन होता है, बौद्ध होता है, कुछ होता है, लिखा है कहीं पे? कहानी गढ़ रहे थे हम लोगों को। तो सब लोग देख लीजिए आज यही पंडा जो है क्या बन के बैठ गया है, कहानी गढ़ रहे हैं। तो सब लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब इनकी एक गपोड़ जो रह गई है, वो गपोड़ क्या थी कि नालंदा क्या बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था, ये भी एक क्लेम किए थे ना बीच में। तो हम आई समकालीन नोट्स की बात कर रहे थे, हम वो जो मौलाना थे उनसे भी पहले का किताब दिखाते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए बायोग्राफी ऑफ धर्मा स्वामी। ये बंदा जो है उनसे भी पहले 34 में गया था, मतलब भारत में आया था और भारत में 1-1.5 साल तक रहा। कुछ बातें इसको नहीं जानकारी थी लेकिन कुछ कुछ बातें लिखा। तो इस पर जो है केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना ने डॉक्टर एस अटेलकर जो हैं उन्होंने रिसर्च की। आप पूरा डिटेल्स में लिखा और उन्होंने उसमें लिखा है कि नालंदा को नलेंद्र कहते हैं तिब्बत वाले। कुछ कुछ शब्द जो हैं वो लोग भारत के लिए अलग सा प्रयोग करते हैं और तब उन्होंने उसमें ये सारी बातें डिटेल्स में लिखी है। लिखते हैं ऊपर देखिए, द जनरल इंप्रेशन दैट नलेंद्रा वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी इज नॉट कंफर्म्ड बाय धर्मास्वामी अकाउंट। धर्मास्वामी के अकाउंट से जो लोग भी कह रहे हैं कि उसने कहा था कि नालंदा को तुर्कों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये वेरीफाई नहीं होता है, ये झूठी बात है, एकदम झूठी बात है। आगे आप नीचे और देखेंगे तो क्या लिखते हैं, चौथा पॉइंट देखिएगा। ये लिखते हैं कि द पार्शियल सर्वाइवल ऑफ नालंदा वाज प्रोबेबली ड्यू टू फॉलोइंग कॉज, कि 1234 में भी नालंदा पार्शियली सर्वाइवल था, यानी कि वहां की चीजें कुछ डैमेज तो हुई थी लेकिन अभी भी चल रही थी। तो उसमें चौथा जो कारण बोलते हैं वो कहते हैं ऑफ इट्स नॉमरस टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, 2 मोनेस्ट्रीज वर इन सर्वाइवल कंडीशन इन 1235 एडी। 1235 एडी में भी वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय था, 2 मोनेस्ट्री चल रही थी, वहां पे बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे थे और वहां पे कई सारे लोग थे, इसका जिक्र मिलता है। यानी बख्तियार खिलजी के बाद से भी नालंदा था, इसके प्रमाण मिलते हैं। देखिए मुस्लिम तुर्क जो हैं भारत में घुसे हैं, नष्ट किए हैं, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये बात भी सही है। लेकिन इस चक्कर में जो ब्राह्मणों ने भारत का नुकसान पहुंचाया है वो इग्नोर करके हिंदू मुसलमान करना ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ये लोग नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों ने रोका पढ़ने लिखने से बहुजन समाज को, सब लोग देख रहे हैं उसकी स्क्रिप्चर में इतनी गाली क्यों है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक मुस्लिम लिख रहा है, तबाकत नासरी लिख रहा है, तिब्बत जिनके साथ घटना घटी वो भी लिख रहा है, लेकिन आज का ब्राह्मण नालंदा के बारे में एक शब्द नहीं लिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बख्तियार खिलजी के बाद से फिर किसने खत्म किया भाई। बख्तियार तो 1208 में खत्म हो गया, 1235 में भी था नालंदा, उसको पूरी तरह से खत्म किसने किया, यानी कि तारानाथ जी का जो अकाउंट था। तारानाथ जी जब ये बात कहते हैं कि भाई 2 तीर्थिका घुस के जला दिए थे, इसका मतलब वो सही होता है, समझ रहे ना, इसका मतलब वो सही होता है कि आराम से घुस के
और उसको खत्म किए। और वो लिखे हैं कि जब दो घुसे थे तो उनके साथ बदतमीजी की गई, तब बौद्ध भिक्षु बदतमीजी क्या किए होंगे, नहीं घुसने दिए होंगे। क्यों? क्योंकि जान गए होंगे कि कोई भी भीतर घुस के डिस्ट्रॉय कर सकता है, जासूस हो सकता है, तो हो सकता है ये कारण रहा हो। तो ये था इनकी कहानी। सब लोग आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे ये लोग झूठा नैरेटिव गढ़ रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं, और दूसरे में इनको सारा क्रिटिकल चीज चाहिए। बस अपना जब सबूत देना हो, फर्जी वैदिक काल इसका उसका, वो नहीं दिखाएंगे। इन सारे सेलिब्रिटीज की लाइफ असलियत में कितनी फर्जी है, जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। पेड सोशल मीडिया ट्रेंड्स, पेड पोस्ट, पेड पापराजीज, पेड पॉडकास्ट, कुछ इस तरीके से फिल्मों की हाइप क्रिएट की जाती है। जो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आपको दिखाई जाती हैं, उनमें भी बहुत बड़ा घपला किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया ये बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जब भी जहां भी जाते हैं, एक पापराजीज की भीड़ अपने हाथों में कैमरा लिए हमेशा इनके पीछे मौजूद होती है। चाहे ये रात के 11 बजे एयरपोर्ट जा रहे हो एक फ्लाइट पकड़ने, या फिर दोपहर को जिम से बाहर निकल के आ रहे हो वर्कआउट करके, कोई ना कोई हमेशा मौजूद होता है इनकी फोटो खींचने के लिए। ये मार्केट भी जाते हैं शॉपिंग करने, तो बड़े कोइंसिडेंस की बात है कि पापराजी वहां भी मौजूद होते हैं इनकी फोटो खींचने के लिए। अरे ये तो छोड़ो, अगर ये गाड़ी की जगह ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करने लग जाए तो ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। बड़ी अजीब बात है, मैं भी अक्सर दिल्ली मेट्रो में ऑटो रिक्शा में बैठकर ट्रैवल करता हूं, लेकिन मेरे लिए तो कभी भी किसी अखबार ने ऐसी हेडलाइन नहीं छापी, और ना ही आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी पापराजी को देखा है। लेकिन बात सिर्फ मेरी नहीं है, ज्यादातर यूट्यूबर्स के लिए ये कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। और कुछ बहुत ही पॉपुलर ऐसे भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके साथ ये चीज ना के बराबर होती है। क्या इत्तेफाक की बात है। दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल ही अननोन लोगों का चेहरा बार बार हमें पापराजीज के द्वारा दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, इस हद तक कि वो अपने आप ही फेमस बन जाते हैं इसके चलते, या फिर ये कहा जाए कि फेमस बना दिया जाता है उन्हें। आज के वीडियो में आइए समझते हैं दोस्तों कि सेलिब्रिटीज की ये ग्लैमरस दुनिया आखिर कितनी सच्ची है और कितनी फर्जी। आज के दिन दोस्तों पापराजी शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका काम है सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल लोगों की फोटोज खींचना। इंडिया में कहा जाए तो ये लोग ये पापराजी शब्द एक्चुअली में एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर है पापराज़ो, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। साल 1960 में एक इटालियन फिल्म आई थी ला डोल्चे वीटा नाम से। इस फिल्म में एक साइड कैरेक्टर का नाम था पापराज़ो, जो कि एक बड़ा ही एनोइंग लेकिन फियरलेस रिपोर्टर था जो किसी भी हद तक जाने को तैयार था सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचने के लिए। फिल्म के डायरेक्टर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि उन्होंने ये पापराज़ो शब्द क्यों चुना, क्योंकि एक इटालियन स्लैंग है जिसका मतलब है एक बड़ा सा भिन भिनाता हुआ मच्छर। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्टर की पर्सनैलिटी दर्शाने के लिए ये बिल्कुल सही शब्द था। बिल्कुल एक मच्छर जैसे आपके कानों के आसपास भिन भिनाता रहता है, कभी काटता है, कभी तंग करते रहता है, वो न्यूज रिपोर्टर भी ऐसे ही है। What happened in the meeting between you and Nitish ji? How was the meeting? This is not the right place to talk. Let's do not disturb them. So how was the meeting between you and Nitish ji? I don't have to comment on anything. Why was the meeting nice? Nitish ji का आशीर्वाद मिला आपको? Is he okay? Is he happy? Why is this not the right time to talk? We'll speak to Tell us everything is fine. That's all. ठीक इसी तरीके से जब भी आप वेब ब्राउजिंग करते हो, आपका पीछा कर रहे होते हैं ढेर सारे ऑनलाइन ट्रैकर्स। जो भी आप डेटा छोड़कर जाते हो इंटरनेट पर, उसका इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टाइजर्स के द्वारा आपको टारगेट करने के लिए। लेकिन कम से कम इस चीज से बचना काफी आसान है, सिंपली एक वीपीएन का इस्तेमाल करके। वीपीएन का इस्तेमाल करते वक्त आप अपने आईपी एड्रेस को छुपा सकते हो, जिसका मतलब यह है कि वेब ब्राउजिंग करते वक्त आपको ट्रैक कर नहीं पाएगा कोई। मेरी राय में वन ऑफ द बेस्ट वीपीएन की ऐप है नॉर्ड वीपीएन, जिसका मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। नॉर्ड वीपीएन के जरिए आप अपनी लोकेशन भी स्पूफ कर सकते हो। तो कुछ कंट्रीज में कुछ कंटेंट, कुछ वेबसाइट्स अक्सर ब्लॉक्ड होती है, उन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास किया जा सकता है अपनी लोकेशन बदल के। रिसेंटली नॉर्ड वीपीएन ने अपनी नई ई सिम की सर्विस भी लॉन्च करी है सेली नाम से। इसके जरिए आप दुनिया भर ट्रैवल करते हुए कैरियर स्विच कर सकते हो और बहुत कम रोमिंग चार्जेस पे करो। जितना डेटा आप इस्तेमाल करोगे सिर्फ उतने के लिए आपको पे करना है। और बेस्ट चीज यहाँ पर यह है कि नॉर्ड वीपीएन आपको एक बहुत बड़ा वाउचर दे रहा है, 20 GB डेटा सेली के ई सिम पर। ज्यादातर मोबाइल प्लान्स के मंथली डेटा से ज्यादा डेटा है ये। इस लिंक पर आपको पहले तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा वीपीएन खरीदने पर, प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री मिलेंगे इस वीपीएन के, और प्लस 20 GB ई सिम डेटा कार्ड मिलेगा आपको।
nordvpn.com/dhruv पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 1961 की टाइम मैगजीन में पापराजी के ऊपर एक फीचर आर्टिकल लिखा गया था, जिसकी वजह से ये पापराजी शब्द और भी पॉपुलर हो गया। उस आर्टिकल में पापराजी को एक भूखे भेड़ियों के पैक की तरह कहा गया था। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल कारण था। उन दिनों पापराजी का कल्चर इसी चीज के लिए जाना जाता था, छुपके से सीक्रेटली सेलिब्रिटीज की फोटोज खींचना, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी प्राइवेसी की कदर करे, हर जगह सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ जाना फोटोज पाने के लिए। साल 1997 में प्रिंसेस डायना का जो इनफेमस कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी, दुनिया भर में इसकी खबर बनी थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया पापराजी को। उस रात उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी बड़ी बेशर्मी से पापराजी की गाड़ियां। उनसे बचने के चक्कर में उनके ड्राइवर ने गाड़ी को आगे तेज भगाया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी टनल के अंदर घुसते हुए एक पिलर से जाकर टकरा गई। दुनिया भर में इस एक इंसिडेंट की वजह से पापराजीज की एथिकल बाउंड्री। क्या लगता है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुद को मास्टर करने के लिए कितने पैसे लगते होंगे? 2000 रुपए, 4000 रुपए या पूरे 10,000 रुपए? नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज, सिर्फ 200 रुपए में आप अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मास्टर कर सकते हो। और सही कहूं तो 1 रुपीज का डिस्काउंट, 199, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल की इस वर्कशॉप को अटेंड करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। लास्ट 15 से 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को एडवांस एक्सेल पर ट्रेनिंग दिया है और 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज को ट्रेंड कर चुका हूं। इस 3 घंटे की वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बड़े से बड़े डेटा को एनालाइज किया जाए, पिवट टेबल को यूज करके वैल्यूएबल इनसाइट्स और रिपोर्ट्स और ग्राफ बनाया जाए, और दोस्तों कैसे एडवांस फार्मूला जैसे कि वीलुकअप, कॉन्कैटिनेट, ऐसे फार्मूलाज को यूज करके बिना याद किए हुए एकदम आसानी से आप अपने एक्सेल में इसे अप्लाई कर सको। ये सारी की सारी बातें आप मेरे इसी 3 घंटे वर्कशॉप में सीखेंगे। सो दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम आपको है, फॉर्मूला और इन सब में स्ट्रगल कर रहे हो, तो अब बस हुआ, अब डिले मत करो। ये वर्कशॉप बहुत जल्दी फुल हो जाती है। रीजन क्या है? इसकी फीस सिर्फ 199 रुपीज है। तो इंतजार किस बात का है? अगर रियल में प्रॉब्लम है और सच में दूर करना चाह रहे हो इस एक्सेल की प्रॉब्लम को, तो नीचे दिए गए साइन अप बटन पे अभी क्लिक करो। इससे पहले कि वर्कशॉप फुल हो जाए, आप इसके पार्ट बन जाओ। और मैं राज सिंह आपका वेलकम करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वर्कशॉप में। को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन इंडिया में 1990s के समय पापराजी का कल्चर जस्ट शुरू हो रहा था। 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ टैबलॉइड कल्चर भी इंडिया में आया। स्टारडस्ट, मिड डे, बॉम्बे टाइम्स और पेज 3 जैसी मैगजीन्स पॉपुलर होने लगी। योगेन शाह को इंडिया का पहला पापराजो बताया जाता है, और उस जमाने में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था, तो इन पापराजीज का बिजनेस मॉडल बड़ा साफ था। पॉपुलर सेलिब्रिटीज की ऐसी कैंडिड फोटोज खींचो जो पहले किसी ने ना देखी हो, और इन फोटोज को जाकर मैगजीन्स और टैबलॉइड्स को बेच दो। लोगों में भी बहुत इंटरेस्ट था इस चीज को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो सेलिब्रिटीज की जिंदगी में ज्यादा झलक देखने को नहीं मिलती थी। आम जनता में क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये सेलिब्रिटीज आखिर जीते कैसे हैं अपनी जिंदगी, कैसे घरों में रहते हैं, क्या करते हैं ये। इसी के चलते ये कल्चर पॉपुलर हुआ। लेकिन आज सोशल मीडिया के आने के बाद ये पूरा सिस्टम उलट पुलट चुका है। अब पापराजी के लिए सीधा सेलिब्रिटी से ही पैसे लेना, उनकी फोटोज खींचने के लिए एक नया मॉडल बन गया है। मजाक नहीं कर रहा, बहुत से पापराजी आज के दिन इस बात को ओपनली एडमिट भी करते हैं। Smaller stars do call you, right? They send messages on media groups. They even ready to pay and they say भैया please हमारा shoot करो। कोई नाम दो ना। Everybody who's new, even everybody who's made it also will always start off, right? The paparazzi thing is commercialized now in a very big way. अब 2 तरीके के मॉडल्स यहाँ पर बन गए हैं। एक जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, जो पब्लिसिटी चाहते हैं और पापराजी को पैसे पे करते हैं अपने पीआर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, और दूसरे हैं टॉप के ए लिस्ट असली सेलिब्रिटीज, जिन्हें पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, जो कभी पैसा नहीं पे करना चाहेंगे अपनी फोटोज खिंचाने के लिए, लेकिन फिर भी डिमांड है पब्लिक में उनकी फोटोज देखने की, प्राइवेट कैंडिड फोटोज देखने की, तो पापराजी उनकी फोटोज छुपके से खींचते हैं। ये दूसरी कैटेगरी में हो गए शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली जैसे लोग। आपका ही लेते सिर्फ आपका ही लेंगे। हम नहीं ले। ठीक है कैमरा
लेकिन सवाल यहाँ पर ये, कितनी फोटोज जो आप सोशल मीडिया में अखबारों में देखते हो सेलिब्रिटीज की, वो ऑथेंटिक होती हैं और कितनी पैसे देकर पीआर वाली फोटोज होती हैं। मानव मंगलानी ने अपने इंटरव्यू में कहा ये रेशियो 30-70 की है, लेकिन मेरी राय में ये रेशियो असलियत में 90-10 की है। 90% चीजें जो